जो भी व्यक्ति सवाल करना चाहे। जी प्रवीण जी। हेलो, सम्माननीय मंत्री महोदय, प्रवीण सोनी, जेएमडी पैलेस, मैं इसका डायरेक्टर हूँ। निश्चित मैरिज गार्डन का डायरेक्टर होने के नाते मेरा क्वेश्चन आपसे मैरिज गार्डन से रिलेटेड ही होगा। इस कोविड काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र अगर रहा तो वो मैरिज गार्डन रहा। उसके बाद में निश्चित इस व्यवसाय को एक उद्योग के रूप में देखा जाए तो कम नहीं होगा। निश्चित 300 रुपये से काम करके ऊपर तक आदमी 4 लाख 5 लाख जो काम करते इवेंट, वो सारे लोग इससे जुड़ते हैं। निश्चित ये कि उद्योग का रूप में देखा जाता है। इसमें सम्माननीय फोटोग्राफर हो, एलईडीज वाले हों, डेकोरेशंस हो, कैटरिंग हो, इन लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मैं श्रीमान मंत्री महोदय के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि इन लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मध्य प्रदेश सरकार की है। और मैं मेरे लिए भी निश्चित इस बारे में आपसे चाहूँगा कि हमें भी इस क्षेत्र से बहुत नुकसान हुआ, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार कोई टैक्सेस के माध्यम से हमें कोई राहत प्रदान करेगी? धन्यवाद। देखिए सोनी जी, क्या है कि जो आपका प्रश्न है, वैश्विक महामारी जब आती है, आपने इंश्योरेंस कराया होगा, इंश्योरेंस है आपका, उसमें देखिएगा नियम शर्तें रहते हैं, एक स्टार बना रहता है। प्राकृतिक आपदाओं को इंश्योरेंस भी कवर नहीं करता। तो कभी कभी ईश्वर का जब प्रकोप आता है, एक परिस्थिति बनी। ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि आप लोग उससे एडवर्सली इफेक्टेड हुए, लेकिन स्कूल वाले भी हुए हैं, कॉलेज वाले भी हुए हैं, छोटे छोटे ठेला रेडी वाले भी हुए हैं। मतलब अगर हम पूरा परिदृश्य देखें, पहली लहर, दूसरी लहर, और हमारी सरकार मुख्यतः अंत्योदय के भाव से राष्ट्र निर्माण के ध्येय से कार्यरत रहती है, तो पहला और प्राइमरी हमारा उद्देश्य ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोगों की जान बचाने में सफल हो जाएं। तत्पश्चात लोगों को पुनः कोविड से प्रभावित या संक्रमित होने का उपचार उपाय कर लें। तो पूरे देश में 100 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीनेशन होना फ्री ऑफ कॉस्ट, ये प्रधानमंत्री जी ने किया। जैसे आपकी आय प्रभावित हुई, एक व्यक्ति या उद्योग चलाने वाले समूह के नाते, आपको क्या लगता है कि सरकार की आय प्रभावित नहीं हुई? जहाँ सरकार को 100 रुपये का टैक्स मिलता था, कितने का टैक्स मिलता होगा? जैसे आपकी आय प्रभावित हुई, उसी प्रकार सरकार की आय भी प्रभावित हुई। टैक्सेशन, बिजनेस, सब चीज़ बंद हुआ, रुका। लॉकडाउन में सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? व्यक्तियों को तो हुआ ही, लेकिन सरकार को कितना नुकसान हुआ आप कभी उसका आकलन भी नहीं लगा सकते। और ओवरड्राफ्ट, बोरोइंग, ये तमाम, अंतोतगत्वा वो पैसा तो हम और आपसे ही आएगा, फिर वो टैक्स के माध्यम सरकार वो कर्जा भी कहाँ से चुकाएगी? तो हाँ, ये जितने भी, न सिर्फ आपके मैरिज गार्डन्स के विषय में, लेकिन प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हर वो सेक्टर जो उससे प्रभावित हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं। पर हम या सरकार भी आप ही बनाते हो, आप ही सरकार कोई फॉरेन बॉडी नहीं है, कहीं और से अवतरित या पैराशूट से लैंड नहीं हुई। तो वो प्रावधान तब कर पाएगी जब हमको उतना रेवेन्यू अर्निंग्स होगा। तो इस पे पूरी तरीके से विचार हो रहा है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर हमने प्रयास किया समूचे काल में कि जो क्रूशल इंडस्ट्री थी उसमें मध्य प्रदेश का 0 मैन डे लॉस हुआ। हमने वो फैक्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज बंद नहीं होने दी, जो मुख्यतः पीथमपुर का उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जहाँ रोज़गार हो रहा था। तो इन सभी एक और चीज़ उस टाइम करने का प्रयास किया गया, बिजली के विषय में रियायत, जब बिल्स बहुत आ रहे थे तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने रियायत दी। तो जिन उद्योगों ने अपने उद्योग बंद नहीं किए और चलते रहे, आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि कोई शादी हो ही नहीं रही तो आपका चलना ही नहीं था, उनको भी हमने इंसेंटिवाइज किया। तो ये जो छोटे सेक्टर्स हैं या समूह हैं जो कलेक्टिवली रोज़गार देते हैं और नहीं दे पाए, इसके बारे में विचार चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से मार्च का जब बजट आएगा
तो उसमें कुछ न कुछ ज़रूर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी करेंगे। मैं एग्जैक्ट स्पेसिफिक अभी नहीं रिवील कर सकता, बजट के डिटेल्स भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ज़रूर विचार हो रहा है जी। मार्च से तो चलिए, और मुझे लगता है कि फिर भी सर कुछ सब्सिडी और कुछ प्रमोशनल स्कीम्स, आप बहुत संवेदनशील राजनेता हैं, तो ऐसे उद्योगों के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स जो उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक हों, उसमें कुछ मेजर सब्सिडी और उनको प्रमोशन करना, ये बहुत आवश्यक होगा। सवाल संक्षिप्त हों और कम हों, क्योंकि मंत्री जी को भी जाना है और अभी छोटा सा प्रेजेंटेशन का पार्ट भी है, तो अगला सवाल बहुत प्रिसाइज छोटा सा। जी श्रद्धेय मंत्री जी, आयुष्मान भारत से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बहुत अच्छी क्रांति आई है, लोगों को बहुत राहत मिली है। लेकिन आयुष्मान भारत में दो विसंगतियां हैं जिसके लिए मैं चाहूंगा कि शासन के सम्मुख आप रखें। जैसे कि एक पेशेंट है जिसको अपेंडिक्सेक्टॉमी करना है, अपेंडिसाइटिस है, वो उसमें कवर नहीं हो रहा है, लेकिन परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस है वो कवर होता है। ऐसी बहुत सी सर्जरीज हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया है, जो एक्सक्लूड की हुई है, और ऐसे समय जो आयुष्मान कार्ड धारी हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो पता लगता है उसकी सर्जरी उसमें कवर नहीं है, और वो निराश हताश होता है। और ऐसी स्थिति में अस्पताल के समक्ष भी विसंगतियां आती हैं। कुछ हैं जो डेडिकेटेड चैरिटी कर देते हैं, पर कुछ एक हैं जो उसको रिटर्न कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये आयुष्मान भारत के लिए थोड़ा सा सरलीकरण होना चाहिए, सारी सर्जरीज कवर हो जाएं। और दूसरा, बहुत से हॉस्पिटल अप्लाइड किए हुए हैं ताकि कम रेट पे लोगों को राहत मिले। बहुत नॉमिनल रेट्स होते हैं, इसलिए मैक्सिमम हॉस्पिटल अप्लाई नहीं करते, उनकी अपनी दिक्कतें होंगी। लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स ने अप्लाई किया हुआ है और लॉन्ग टर्म से वो वेटिंग है। अभी ये जवाब मिला है वहां से, भोपाल से, कि अभी वो रोककर NABH अपग्रेडेशन कराएंगे आप नाभ, उसके बाद में फिर वापस चालू हुआ। तो उससे जो निम्न तबका है उसको काफी दिक्कतें आ रही हैं। ये सवाल सीधे आपसे जुड़ा नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है, लेकिन एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट मंत्री के नाते। जी ये बिल्कुल विचारणीय बात है, और एक्चुअली इससे ये भी जुड़ा है, हम जब कभी कभी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और हर चीज़ की फिजिबिलिटी स्टडी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो हम इसको कहते हैं स्ट्रेचिंग द रूपी। हम उस वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर रूपी को मैक्सिमाइज कैसे करें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा। तो हाँ, ये बात ठीक है कि अगर कोई अस्पताल और कम दर पे वही इलाज बेहतर कर सके तो उसको ये अवसर क्यों न प्राप्त हो। फॉर एग्जांपल लेप्रोस्कोपी हो गई, अब मुझे पता नहीं इंक्लूडेड है कि नहीं है, आजकल तो लेप्रोस्कोपी से बहुत कुछ हो जाता है, काफ़ी कुछ हो जाता है, और अच्छा है। ओपन कट सर्जरी से तो बेटर है, सूक्ष्म होता है और कारगर है और असरदार है। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे एक ब्रीफ नोट अगर बना देंगे कि क्या क्या बेहतरी हो सकती है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है, और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली बेनिफिट हमारा कार्ड होल्डर करेगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सरकार निरंतर ये प्रयास करती रहती है कि बेहतर से बेहतर नीति बने। नीति जब बेहतर बनेगी तो लाभ जनता को ही मिलेगा, और आप ही में से सुझाव आए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। कोई ठेका तो ले नहीं से रखा एक मंत्रिमंडल ने कि वहीं सारा ज्ञान का भंडार हमारे पास में, और जो हम कर दे वही सही है, ब्रह्म वाक्य है, तो यहाँ से आएगा। हम भी तो यहीं से आते हैं चुन के, आपसे, आप में से ही ऐसी अच्छी नीतियाँ आएगी जो बेटरमेंट के लिए बेहतर, तो बहुत स्वागत होगी। आप मुझे नोट बना के दें, मैं आयुष मंत्री जी को भी दूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, चीफ सेक्रेटरी साहब इकबाल सिंह बैस जी से भी आग्रह करूंगा कि इसका परीक्षण करें, और इम्प्रूवमेंट का हमेशा गुंजाइश रहता है। थैंक यू। समय की बाध्यता को देख के 2 प्रश्न और लेंगे हम, छोटे छोटे से। जी मैं अशोक पोरवाल, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष रतलाम। सर्वप्रथम तो मैं बंसल टीवी को, राइजिंग रतलाम के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप भोपाल से आए और उभरते हुए रतलाम के लिए आपने बात की। उसके साथ ही सरल, सहज, सौम्य, सम्माननीय राजवर्धन जी को, चूँकि मेरा प्रश्न अगर मैं उद्योगों पे या राइजिंग रतलाम पे पूछूंगा तो वो चेतन जी के प्रयासों पे अन्याय होगा, क्योंकि सम्माननीय चेतन जी ने
जिस ढंग से 2014 के बाद देश की राजनीति में एक युग का परिवर्तन सम्माननीय मोदी जी लेके आए, वैसे ही रतलाम शहर में 2013 के बाद एक युग विकास पुरुष के रूप में सम्मानित चेतन जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया। नमकीन क्लस्टर की बात होती थी, वो आज मूर्त रूप है, वहाँ से रोजगार मिल रहा। गोल्ड कॉम्प्लेक्स, जिसकी ख्याति, जिस गोल्ड की शुद्धता के लिए रतलाम जाना जाता है पूरे देश में, वो पाइपलाइन में है। और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें की, कुंडाल करैनी डैम किए। लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है, प्रश्न नहीं है, कि जो 1500 हेक्टेयर भूमि आपने, मध्य प्रदेश सरकार ने, सामान्य कलेक्टर साहब ने, विधायक जी ने गडकरी जी से बात करके, और जो 8 लेन जो 1 लाख करोड़ का रतलाम से कई जगहों से छू के निकल रहा है, तो मेरा आपसे निवेदन है, जैसे मोतीलाल जी ने भी बात की कि कृषि रतलाम विधानसभा, थोड़ा संक्षेप में मेरा आग्रह सर, पर वो भूमिका जी। बनाना पड़ेगी, वो सीधे नहीं हो पाएगा। जो रतलाम शहर की विधानसभा से रतलाम ग्रामीण या पूरी आसपास यू बनाती है, वो कृषि के रूप में रतलाम विधानसभा। तो जैसा मोतीलाल जी ने कृषि के क्षेत्र में आह्वान किया, ऐसा ही मेरा ये निवेदन है कि बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म वाले नहीं, क्योंकि आजकल मशीनें ज़्यादा हो गई है, रोजगार मशीनों से कम हो गया है। तो मेरा निवेदन है कि कृषि के क्षेत्र में और ऐसे छोटे उद्योग, आप चूंकि रतलाम से लगे हुए हैं, रतलाम के ही हैं, तो मेरा निवेदन है कि उनको, रतलाम को आप प्राथमिकता दें और यहाँ के युवाओं को जी। रोजगार मिले। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बड़े उपयोगी सुझाव रहे। जितेंद्र गहलोत जी हमारे बीच में हैं, पूर्व विधायक इसका आलोट, आप चाहते बहुत हो स्वागत कुछ करता हूं बोलूं सर या? आपका, बहुत स्वागत। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक्रोफोन दे, एक छोटा सा उनका विजन भी रतलाम के विकास को लेकर, किस तरह से वो समग्रता से देखते हैं। उनकी अपनी विधानसभा आलोट भी इसी में शामिल रही है, इसी जिले में। जितेंद्र जी, एक छोटा सा विजन आपका, किस तरह से विकास की इस दौड़ में हम आगे बढ़ें, और रतलाम को लेकर जिस तरह से तमाम कोशिशें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये शहर और इसके आसपास के क्षेत्र, विधानसभाएं एक विकास के बड़े सफर की तरफ आगे चल रही हैं। जी, आप बैठ के कह सकते हैं अपनी बात। जी, सर्वप्रथम बंसल न्यूज़ के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। आज रतलाम की बात है तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ के रतलाम के विधायक चेतन जी के मार्गदर्शन में रतलाम आगे बढ़ा है। उसी के साथ में रतलाम ज़िले की मेरी आलोट विधानसभा है। आपके माध्यम से जब योजना आयोग के आप उपाध्यक्ष थे और कई योजनाएं आपने बनाई है, उसके माध्यम से मेरे आलोट विधानसभा में उद्योग के लिए जब हमने भाई साहब से बात करी तो उस वक्त आलोट के अंदर ज़मीन उद्योग के लिए नहीं थी। जब हमारी मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह जी की थी, उसमें उद्योग की मंत्री यशोधरा जी थी। उस वक्त आज तक ये आज़ादी के बाद दुर्भाग्य रहा है कि आलोट के अंदर उद्योग के लिए ज़मीन नहीं थी। भाई साहब के प्रयास से, माननीय शिवराज सिंह जी के प्रयास से मेरी आलोट विधानसभा को उद्योग के लिए ज़मीन मिली गई, क्योंकि मेरे मित्र एक उद्योग डालना चाहते थे और मैंने भाई साहब को बताया था कि वहाँ उद्योग की ज़मीन ना होते हुए उनने मेघनगर में वो उद्योग डाला। आज कहीं से बेरोजगारी का जो आवाज़ उठती है, मेरे वहाँ पर 2000 युवाओं को रोज़गार देने का मेरा प्रयास था। भाई साहब के माध्यम से हमने कई योजना बनाई। भाई साहब योजना आयोग के उपाध्यक्ष से योजना हम बनाते थे, भाई साहब का बहुत सहयोग मिलता था, क्योंकि मेरे पिता तुल्य हैं। जब मैं बेरोजगार था तो भाई साहब भी मुझे बहुत सहयोग किया और उसके माध्यम से आज आशीर्वाद के रूप में मैंने इनके माध्यम से कई बैराज माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और मेरे जनता के हितैषी के रूप में मैंने भाई साहब को जितनी योजना बताई माननीय शिवराज सिंह जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को लाभान्वित किया। आज उद्योग के लिए सबसे बड़ी बातें होती है कि रोड होना, पानी होना, बिजली होना, ऐसे कई आयाम मैंने आलोट विधानसभा में कराए हैं। और आज लगता है कि आलोट को जो पिछड़ी दृष्टि से देखा जाता था, पिछड़ा देखा जाता था, आज वहाँ पर सभी बातों की कमी को हमने पूरा किया है और भाई साहब के नेतृत्व में हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं। आज भाई साहब से हमने कृषि के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के मामले में मेरी बात हुई, क्योंकि आप उद्योगपति हैं। मैं ये चाहता था कि एक सेमिनार जो इंदौर में हुआ, फूड कंसेशन का, हमारे यहाँ जो मेरे यहाँ खेती होती है, संतरे की होती है,
आम की होती है, आंवले की होती है, ऐसा प्रोजेक्ट लाया जाए। भाई साहब के माध्यम से हमने प्रयास किया था, पर कहीं न कहीं कुछ कमी रहने की वजह से कुछ मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। और मेरा प्रयास है, क्योंकि मेरे नागदा के अंदर उद्योग हैं, वहाँ पर हमारे महेश्वरी अंकल थे, मैंने उनसे भी बात करी थी, उनने कहा था कि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उसने बांस की खेती का उद्योग लगाने की बात कही थी। ऐसे ही बॉम्बे के अंदर एक सेमिनार हुआ था, मैं उनके साथ, हमारे सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब उनके साथ में वहाँ गया था। आलोट के विकास की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत विकास करने की जगह है, पर कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है जी, कि उसकी कमी को पूरा करने के लिए एकजुटता होकर, दृष्टिकोण को देखकर, पार्टी को साइड में रखते हुए जनता के हित के लिए कार्य करना चाहिए। अभी आलोट में विकास की बहुत संभावनाएं हैं और आपके कंधों में भी बहुत ताकत है और आगे के लिए संभावनाएं दोनों खुली हैं। और भाई साहब का जिस तरह आपने कश्यप जी का जिक्र किया, तो ये एक पावर हाउस है, एक इंजन है रतलाम के लिए, जो ले जाते हैं अपने साथ अपनी पार्टी के साथियों को भी, और मुझे लगता है कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन भी। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूं। बहुत धन्यवाद गहलोत साहब, बहुत शुक्रिया, आप तमाम व्यस्तता के बीच में आप कार्यक्रम में शामिल हुए। ये आखिरी प्रश्न ले रहे हैं, फिर हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ चलेंगे। जी, हेलो, सम्मानित मंत्री जी से मेरा एक निवेदन है, और आप विधिवत इस बात को जानते भी हैं कि रतलाम धार जाऊबा फल और सब्जियों के मामले में प्रचुर मात्रा में और क्वालिटी उत्पादन करता है। पहले भी माननीय विधायक जी के सामने भी और पहले बात भी हुई है कि यहाँ से इन फलों को बाहर भेजने के, निर्यात करने की अपार संभावना है। लेकिन हम वर्षों से बात करते हैं कि हम निर्यात करेंगे, सारी फैसिलिटी है, लेकिन जो मूल चीज़ें हैं कि निर्यात करने में जो बाधा आएगी वो हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, कंटेनर की व्यवस्था है, कनेक्टिविटी है, सब कुछ है, लेकिन जिन चीज़ों को हम बाहर भेजेंगे उनके रेसिडियो टेस्ट करने की लेबोरेटरी चाहिए, प्रीकूलिन प्लांट चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए। इस प्रकार की जो आधारभूत व्यवस्था है, उस व्यवस्था को अगर रतलाम में किया जाता है, और एक सौभाग्य हमारा है कि ये पैसा मध्य प्रदेश के पास इतना नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं और वहाँ फंड की कोई कमी नहीं है। आपके माध्यम से अगर इस प्रकार की अप्रोच की जाती है तो ये 2-3 जिलों के बीच में यहाँ एक एक्सपोर्ट का हब बनाया जा सकता है, और उसका बहुत बड़ा फायदा एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर को मिल सकता है। धन्यवाद। एक संक्षिप्त जवाब आपका। जी सही, मैं राउंड ऑफ दोनों तीनों बातों को एक साथ करके कंक्लूड, ये आखिरी है शरद जी, मेरे ख्याल से आखिरी प्रश्न था। तो निसंदेह एक तो बात यह है कि चेतन कश्यप जी से क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ है, बदनावर को भी हुआ है, इनके दर्शन से, इनके विजन से, इनके इंडस्ट्री के अनुभव से, और आप फैसिलिटेटर के रूप में भी सब दूसरे लोगों के लिए भी यहाँ पे हमेशा मौजूद रहते हैं, एक बड़े भाई के रूप में, एक सहायक के रूप में। तो मैं उनका तो आभार व्यक्त कर ही रहा हूँ, और एक कैटलिस्ट हैं और भविष्य को अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ पे पहले जो बातें सुझाव के रूप में आप में से आई, एक तो ये कि हाँ इंडस्ट्री जोन बन रहा है, तो आपको ये समझना होगा जब इंडस्ट्री जोन बनती है, इंडस्ट्री के लिए लैंड एक्वायर होती है, डेवलप होती है, हम उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हैं, तो हम वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रख सकते अनलेस एंड अनटिल कि वो एक स्पेसिफिक जोन किसी कार्य के लिए हो। तो वहाँ चाहे मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री आए, चाहे एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री आए, वो हम उसको खुला रखते हैं। कोई भी इंडस्ट्री आए, ये मूलभूत उद्देश्य। और कोरोना काल में अच्छी बात मध्य प्रदेश के लिए आप सबको बताना चाहूँगा, और उसमें शिवराज सिंह जी और मोदी जी का बड़ा रोल है कि इस समूचे पीरियड में भी मध्य प्रदेश में 65% अतिरिक्त निवेश हुआ है। हमने करीब 40% एडिशनल रोजगार हमारे लोगों को दिया है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तालियों से स्वागत होना चाहिए इसका। तो इसका मतलब है कि हाँ मध्य प्रदेश रिकग्नाइज हो रहा है देश में, दुनिया में। और जो आपके यहाँ पूरा ज़मीन और लॉजिस्टिक और ये तमाम चीज़ों, इसका आपको मैं एक मैक्रो व्यू दे देता हूँ। यहाँ पे करीब 25 से 30 हज़ार रोजगार उत्पन्न होगा, करीब 18 से 20 हज़ार करोड़ का निवेश होगा। उस स्केल पे हम बात कर रहे हैं, उस स्केल पे ये जाने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता कि किस लेवल तक आप लोग उसको समझ पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। और ये जब 8 लेन आ जाएगा, ये जब पूरा पूर्णता की और ये पूरा
प्लानिंग जब जाने लगेगा तो इसका वास्तविकता में लाभ होगा। शुरुआती दौर में पुरुषोत्तम जी चले गए, कुमार पुरुषोत्तम जो कह रहे थे कि कैसे कुछ रियलाइज होता है, वो इसलिए भी कह रहे थे कि AKBN में रहे हैं तो वो समझते हैं इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, लैंड अलॉटमेंट सब क्या होता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ जो पाटीदार जी बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। हमें इकोसिस्टम क्रिएट करना है तो हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि पीछे से कहाँ और फिर आगे कहाँ तक, यानी पूरा हमें सोल्यूशन, एंड टू एंड सोल्यूशन करना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें आप भी आपके सजेशंस मुझे दे दें। तो जब इतनी बड़ी फैसिलिटी हम डेवलप करने जा रहे हैं तो बारीकियों को भी देखेंगे, आप इस पर निश्चिंत रहें, और भी तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और ना सिर्फ यहाँ पे कुछ आपको तो लाभ मिल जाएगा। तिलगारा में इंडस्ट्रियल जोन हो रहा है, 150 हेक्टर हमने ले लिया अभी, आपको पता होगा, वो तो आपके और पास पड़ रहा है। तो वहाँ NDR कंपनी आ रही है, वो फ्री ट्रेड जोन इस्टेब्लिश कर रही है, तो आपको एक्सपोर्ट तो नहीं मिल जाएगी, आपको तभी देना पड़ेगा। आप तो चल के पार करोगे इधर तो वहीं आपको मिल जाएगा। तो ये, और एक और अच्छी बात है, हमारे पास 11-12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। कहाँ ऐसा होता है? स्ट्रॉबेरी से लेके, मिर्ची से लेके, टमाटर से लेके, चने से लेके, सोयाबीन से लेके, तमाम गेहूं, मक्का, कपास, सब कुछ हमारे इर्द गिर्द होता है। तो ये बहुत कुछ हो सकता है और अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है। और कश्यप जी तो हैं ही, ये बिल्कुल अपडेटेड हैं, लेटेस्ट वर्जन है। जैसे मोबाइल पे अपडेट आता है ना, कश्यप जी का पहले से अपडेट आ जाता है इंडस्ट्री के विषय में। तो आप चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं चूकेंगे। आलोट के विषय में साहब ने कहा तो डेफिनेटली हम देखेंगे जहाँ ओवरफ्लो होता है, क्योंकि ये लैंड है और हम सब ओपन रखेंगे। इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हमने तो नेट पे भी उसको भी हम बेहतर कर रहे हैं, ताकि कोई आदमी चाहे तो खोले, उसको दिख जाए कि कहाँ कितनी ज़मीन है, वो कहाँ लेना चाहता है डेफिनेटली। और आपके पास कोई है इंटरेस्टेड कि हाँ ये आना चाहता है, वहाँ करना चाहता है, आप हमें बताइए। चाहे MSME में सकलेचा जी का विभाग हो या हेवी इंडस्ट्री में मेरा डिपार्टमेंट हो, हम सब लोग आगे होके। और अच्छी बात है कुमार पुरुषोत्तम जी यहीं पे हैं, ये AKBN में रहे, इंडस्ट्री को समझते जानते हैं, काफ़ी कुछ वो भी हेल्प कर देंगे। मैं रोहन सक्सेना हमारे ED हैं इंदौर में, उनसे भी कहूँगा कि जब भी कश्यप जी समय अनुकूल समझेंगे, अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई करके एंटरप्रेन्योर्स को बुला के एक 1-to-1 मीटिंग भी करना चाहें और जानकारियाँ क्या कैसे हो सकता है, क्या पॉलिसीज़ है, वो भी हम एक ऑर्गेनाइज कर देंगे, चाहे छोटा उद्यमी हो या बड़ा। तो सबके लिए एक ऐसा सेशन भी रखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का भी।